नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। सीएम धामी ने लोगों की नाराजगी को गंभीरता से लिया है और मतदान का बहिष्कार करने वाले गांवों की रिपोर्ट भी तलब की है। सीएम ने प्रमुख सचिव को कार्यवाही के निर्देश दिए। साथ ही प्रशासन से मांगा जा रहा है बहिष्कार करने वाले गाँव का ब्यौरा। 35 से ज्यादा गाँव के लोगों ने वोट का बहिष्कार किया था। बहिष्कार करने वालों का मुख्य मुद्दा सड़क माना जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में पहले फेज में 5 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ और ऐसे में कई गांव ऐसे थे जिन्होंने वोट का बहिष्कार किया है। और संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या कुछ पूरा मामला था और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त दिखाई दे रहे हैं? देखिए विशाल, निर्वाचन आयोग ने भी पूरा इस बार फोकस किया था कि मत प्रतिशत में इजाफा हो। 75% मतदान का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसके उलट मतदान बेहद कम रहा है। 55.89% मतदान उत्तराखंड में 5 सीटों के लिए हुआ। और भारतीय जनता पार्टी ने भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पार्टी के जो जितने भी पन्ना प्रमुख हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनको एक्टिव मोड पर काम करने के लिए कहा था। लेकिन इस बार हमने इस लोकसभा चुनाव में देखा है करीब 35 से अधिक ऐसे गांव रहे जिन्होंने चुनाव बहिष्कार किया। यानी रोड नहीं तो वोट नहीं, बिजली नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं। ये मुद्दे इनके स्थानीय जनता के रहे हैं उत्तराखंड के। और जब मतदान की स्थिति बेहद कम रहा, पिछले 3 चुनाव से भी बहुत ज्यादा कम रहा। 55.89% मतदान रहा, जिसको सरकार ने अब गंभीरता से लिया है। अब उन 35 से अधिक गाँव की लिस्ट मंगाई गई है कि कहाँ किन किन गाँव के लोगों ने मतदान नहीं किया, इनकी संख्या कितनी रही, क्या इनकी मांगे हैं, क्या इनकी समस्याएं हैं, आखिर ये नाराज क्यों हैं। और प्रमुख सचिव आर के सुधांशु को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अब निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के पास जब ये पूरी रिपोर्ट आएगी तो इन गांव की जो समस्याएं हैं उन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी ताकि नाराज लोगों को खुश किया जा सके। ये कहीं ना कहीं जो ग्रामीण और जो क्षेत्रवासी उत्तराखंड के रहे जिन्होंने चुनाव बहिष्कार किया है, अब उनके आंदोलन को एक तरह से मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है। अब निश्चित तौर पर इनकी समस्याओं का समाधान होना भी तय है। अच्छा रोहित, लंबे समय से क्योंकि हॉर्नबिल टीवी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा था कि कैसे लोग सड़क ना होने के कारण, पानी ना होने के कारण, बिजली ना होने के कारण वोट बहिष्कार की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जाकर के सरकार ने इसका संज्ञान लिया है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जिला अधिकारियों को भी निर्देशित दिए गए हैं कि प्रत्येक गाँव में जाएं, प्रत्येक गाँव में जाकर के जो नाराज व्यक्ति हैं उनसे जाने कि आखिर क्या क्या उनके मुद्दे थे। तो क्या कुछ रहने वाला है रोहित, और कब तक ये रिपोर्ट मिल सकती है? देखिए, स्थानीय प्रशासन को तो पहले से ही पता था कि कहाँ क्या क्या मुद्दे हैं और लगातार स्थानीय प्रशासन ने जनता से गुहार भी की थी कि आप लोकतंत्र के पर्व पर हिस्सा लें। लेकिन जनता का भी इसमें कोई कसूर नहीं है। जब दशकों पुरानी समस्या हो, 20-20 साल से, 15-15 साल से, 10-10 साल से आंदोलन करने के बावजूद भी रोड नहीं मिल रही है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, कहीं पर खराब पानी आ रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था, तो जनता करती भी तो क्या करती। इसीलिए उन्होंने चुनाव बहिष्कार का मन बनाया। जब सरकार हमारी समस्याओं पर ध्यान ही नहीं दे रही है तो वोट देने का क्या फायदा। अब निश्चित तौर पर शासन के बड़े अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है, तो ऐसे गांव का ब्यौरा जो है सीएम के पास आएगा और निश्चित तौर पर उनके दिन बदल जाएंगे, शक्ल सूरत जो है गाँव की बदल जाएगी। जो उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निवारण होगा, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब पूरी कमान संभाल ली है। बिल्कुल रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। मसूरी आने वाले पर्यटकों की लगातार बढ़ रही है संख्या। भगवान भरोसे चल रही देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था, घंटों जाम में फंस रहे पर्यटन और स्थानीय लोग। मसूरी देहरादून हाईवे पर लग रहा लंबा जाम, अनियंत्रित तरीके से वाहन चला रहे नाबालिग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मसूरी आने वाले लोगों की काफ़ी भीड़ भी देखी जा रही है और ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। घंटों ट्रैफिक जाम लग जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या प्रशासन उस तरह की तैयारियां नहीं कर पा रहा है कि जिस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि लगातार पर्यटक तो लंबे समय से आ रहे हैं लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था के हाल बुरे दिखाई दे रहे हैं? जी विशाल, क्योंकि देहरादून जो एसएसपी ट्रैफिक सर्विस थे उनका यहाँ से ट्रांसफर हो गया है, उसके बाद
से ही देहरादून में जो ट्रैफिक एसएसपी ट्रैफिक का पद है वो खाली चल रहा है और आरटीओ भी इसमें अभी संज्ञान नहीं ले रहा है, जिसके चलते कोई पुख्ता रोड मैप, क्योंकि इस समय गर्मियों का सीजन होता है, जाम से में लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोई पुख्ता प्लान अभी प्रशासन के पास है नहीं। तो क्या इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि कोई अधिकारी को तैनात किया जाए, क्योंकि संख्या तो दिनों दिन लगातार बढ़ ही रही है? जी विकास, तो देखिए क्योंकि एसएसपी ट्रैफिक का पद जब से खाली हुआ है तब से किसी को चार्ज भी यहाँ पर नहीं दिया गया है और ऐसे ही जो भगवान भरोसे यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था चल रही है, क्योंकि घंटाघर और तमाम जैसे चौराहे हैं जहाँ पर जाम की समस्या आए दिन देखने को मिलते हैं, इनमें खासी समस्याओं का परेशानी जनता को करनी पड़ रही है। तो ऐसे में स्थानीय लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय लोग? जी विकास, देखिए क्योंकि देहरादून में जो ड्रोन हॉस्पिटल है या आपका कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल है, इस समय मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस में घंटों जाम में फंसकर जो है आए दिन अनहोनी की घटनाएं सामने आती है और जो जरूरत कहीं इमरजेंसी हो या काम पे जाने वाले, जो सुबह ऑफिस जाने वाले लोग हैं, उनको खासी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और पिथौरागढ़ के अंडाली में हुआ दर्दनाक हादसा, शादी से लौट रही छोलियाओं की गाड़ी गहरी खाई में गिर गई और हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 4 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुबह करीब 3 बजे की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर शादी से ये कार लौट रही थी और ऐसे में बड़ा हादसा हो गया। 4 लोग घायल भी हो गए और हादसे में 3 लोगों की मौत भी हो गई। हालांकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज भी जारी है। सुबह करीब 3 बजे की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर शादी से लौट रही कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई और ये बड़ा हादसा हो गया पिथौरा के अंडाली के पास, जहां पर शादी से लौट रहे लोग घटना का शिकार हो गए और ऐसे में हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल भी हो गए। हालांकि घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है और संवाददाता मनीष चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ ये पूरी वारदात हुई, किस तरह से ये घटना हो गई सुबह? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सुबह 3 से 3:30 बजे के बीच का मामला है। एक गाड़ी छलिया नर्तक, उस गाड़ी में 7 आदमी थे और एक ड्राइवर था, कुल 8 आदमी थे, जो लोग शादी से वापस अपने घर चमाली की ओर जा रहे थे। अंडाली नाम की एक जगह है जहां पर से उनकी गाड़ी अनियंत्रित होके खाई में चली गई, जिसमें 4 लोगों का मौके पे ही देहांत हो गया और 4 लोगों को रेस्क्यू ले करके जिला चिकित्सालय की पहुंचा दिया गया है। तो अभी किस तरह की हालत है उनकी, जिनका अस्पताल में इलाज भी चल रहा है? जी अभी उनके सारे डॉक्टरों द्वारा उनके सारे परीक्षण करे जा रहे हैं, जैसे सीटी स्कैन, MRI सारे परीक्षण करे जा रहे हैं। उसके बाद अगर उनकी हालत ज्यादा गंभीर होगी तो उनको हायर सेंटर भी रेफर किया जा सकता है। बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी गाजियाबाद के लोहिया नगर में व्यापारी सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के पक्ष में जनसभा को संबोधित भी किया और साथ ही उन्होंने बीजेपी की उपलब्धियों के बारे में भी बात की। उन्होंने जनता से बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील भी की। कि ये चुनाव हार जीत का चुनाव बिल्कुल नहीं है। इस चुनाव में पहले से डिसाइड है। आप देखिए, देश के अंदर ये बात अलग है, कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियां जो हमारे देश को नहीं चाहते हैं, चीन नहीं चाहता, पाकिस्तान नहीं चाहता, जो देश भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, वो आप देख रहे होंगे आजकल फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर तमाम प्रकार से कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो नेगेटिविटी हो सकती है उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जो भी हमारी राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, वो शक्तियां कतई नहीं चाहती कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उनको रोकने के लिए हर हथकंडे अपना रही हैं। क्यों?
चीन चाहता है क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बने? बताइए आप। अरे जोर से बोलिए जरा। पाकिस्तान चाहता है क्या आतंकवादियों को, अलगाववादियों को, जिहादियों को समर्थन करने वाले लोग चाहते हैं क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बने? तो ऐसे लोग नहीं चाहते हैं। लेकिन देश की जनता और देश के अंदर इस समय केवल एक ही चर्चा है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और किसी भी नेता का नाम नहीं आ रहा है। जितने भी सर्वे हो रहे हैं, जितने भी विश्लेषण आ रहे हैं, सारे विश्लेषणों में तय है कि मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार का भय का माहौल होता था, किस प्रकार से गुंडागर्दी होती थी, किस प्रकार का माफिया राज था, कानून व्यवस्था का क्या बुरा हाल था, वो सारी की सारी आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में देश के अंदर पटरी पर आया है। कानून व्यवस्था की स्थिति आज पूरी तरह से एकदम कंट्रोल में आ गई, नियंत्रण में आ गई और माफियाओं का अंत हो गया। माफियाओं को आपने देखा, या तो वो अगर जेल में है या जेल में नहीं है तो कहीं और है। तो इस प्रकार की स्थिति है। व्यापारी को क्या चाहिए? व्यापारी को एक सुरक्षित माहौल चाहिए, एक सुरक्षा चाहिए, हर प्रकार से एक अच्छा वातावरण चाहिए। वो वातावरण यहाँ निर्मित हो रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है तो उसका सर्वाधिक लाभ इसी एनसीआर रीजन को मिल रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। हमने भी उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। हाँ, ये जरूर है कि उत्तराखंड राज्य के हिसाब से बहुत बड़ा MOU वहाँ भी हुआ। 3,60,000 करोड़ के लगभग का MOU हमारा अभी तक हो गया और 81,000 की ग्राउंडिंग भी हो गई। यहाँ पर गाजियाबाद से आसपास के बहुत सारे लोगों ने उत्तराखंड में आकर काम करने का अपना प्रस्ताव दिया है। हम उन प्रस्तावों को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत सारे कामों को कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आज लैंड जिहाद हो, चाहे वहाँ पर लव जिहाद हो, अतिक्रमण हो, धर्मांतरण हो, या अभी अभी हाल में हमने जो उत्तराखंड की जनता के सामने 2022 का विधानसभा चुनाव में हमने एक संकल्प रखा था। हमारी पार्टी का जो संकल्प प्रस्तुत हुआ था मोदी जी के नेतृत्व में कि हम नई सरकार के गठन होते ही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता UCC का विधेयक लाएंगे। तो भाई बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि हमने वो विधेयक विधानसभा में पारित कर दिया। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी उस पर अपनी स्वीकृति हमको दे दी है और एक्ट बन गया है और जल्दी वो हमारा एक्ट जो है उत्तराखंड में काम करना शुरू हो जाएगा। इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ एक और हमारी पार्टी का जो संकल्प पत्र देश के सामने प्रस्तुत हुआ है, उस संकल्प पत्र में पूरे देश के अंदर UCC को लागू करने की बात कही गई है। जो हमारे देश की आज़ादी के बाद हमारी पार्टी का एजेंडा रहा है, संकल्प रहा है, वो संकल्प आगे बढ़ा है। मुझे खुशी है भाइयों बहनों कि ये इस UCC की जो गंगा है, ये ठीक उसी गंगा की तरह जो गंगा हमारे गंगोत्री से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उत्तराखंड से UCC की गंगा निकलकर पूरे देश के अंदर जाएगी। देवभूमि से आज इसकी शुरुआत हो गई है। पूरे देश के अंदर आने वाले समय में इसका पूरा देश लाभ लेगा। एक तरफ हम जहाँ UCC की बात कर रहे हैं, वहीं जो दूसरी तरफ आज हमारे सामने दो प्रकार के लोग हैं। एक तरफ मोदी जी हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार देश के अंदर समाप्त होना चाहिए, परिवारवाद समाप्त होना चाहिए, देश के अंदर तुष्टीकरण समाप्त होना चाहिए, देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति समाप्त होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी होता है। ममता बनर्जी वहाँ बंगाल में घूम घूम के कह रही है NRC में लागू नहीं होने दूंगी, देश के अंदर UCC लागू नहीं होने दूंगी। कहते हैं मुस्लिम लीग का जो मुस्लिम लीग जिस प्रकार से पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करता है, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को हम लागू करेंगे। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने जो है इसका उल्लेख किया है। भाइयों बहनों, देश आगे बढ़ चुका है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब देश का संविधान बना रहे थे तो उसके अनुच्छेद 44 में देश के अंदर, राज्यों के अंदर समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात उसमें प्रावधान किया गया था। और संविधान जिस बात को कहता है वो देश की आज़ादी के बाद इतना लंबा कालखंड बीत गया, वो हो नहीं पाया। आज मोदी जी के नेतृत्व में सभी धर्मों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी संप्रदाय के लिए, सभी जातियों के लिए एक समान कानून की बात हो रही है। तो फर्क साफ है
एक तरफ भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ पूरे परिवार, पूरे देश को अपना परिवार मानकर काम करने वाले मोदी जी हैं। विकासनगर में कैनाल बाईपास रोड की बदहाली लोगों के लिए मुसीबत से कम नहीं है। स्थानीय लोग कहते हैं कि बड़े बड़े गड्ढों की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। कई बार विभागों को जानकारी भी दी गई, लेकिन तस्वीरें नहीं बदल रही हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। देहरादून के विकास नगर में कैनाल बाईपास रोड की स्थिति जर्जर है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होती। जबकि यह सड़क दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जीवनगढ़ से सीधा हर्बर्टपुर को जोड़ती है, जिस पर विकास नगर शहर के बाहर भारी वाहनों की आवाजाही अधिक होती है, ताकि मुख्य बाजार से जाने वाला मार्ग जो पहले से ही भारी ट्रैफिक दबाव और अतिक्रमण के चलते यातायात की समस्या से अक्सर अवरुद्ध रहता है, उस पर थोड़ा ट्रैफिक दबाव कम हो। लेकिन विगत 2-2.5 साल से कैनाल बाईपास रोड जर्जर हाल स्थिति में है। देख रहे हो आप, रोड की बहुत हालत खराब है। रोड में काफ़ी गड्ढे हैं। कल रात थोड़ी सी बारिश हुई थी, काफ़ी पानी भर गया था, तालाब जैसे हो गया था पूरा रोड, और घर बच्चों को, बूढ़ों को, सबको बहुत दिक्कत हो रही है। कल के दिन जब ज़्यादा बारिश होगी तो बीमारियाँ पैदा होंगी, पानी ज़्यादा इकट्ठा होगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। काफ़ी मोहल्ले के दोस्तों के बच्चों के एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते रहते हैं आए दिन, कोई ना कोई गिरा पड़ा मरते ही रहता है। तो रोड का बड़ा दिक्कत है। रोड होना चाहिए सही, इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को जल्द से जल्द, कि हर जगह की रोड अच्छी हो। सड़क के बीचों बीच बने गहरे गड्ढे न सिर्फ वाहनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि बाइक सवार भी चोटिल हो रहे हैं। विगत वर्ष विभाग ने इन बड़े बड़े गड्ढों को भर तो दिया था, लेकिन कुछ ही समय बाद ये सब उखड़ गए और फिर से सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिससे वाहनों से उठने वाले धूल के गुबार व बरसात में कीचड़ उछलकर लोगों के घरों के भीतर तक पहुंच जाता है और आने जाने वाले बुजुर्गों और स्कूली बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कहना चाहूँगी कि मेरा रोज दिन का आना जाना यही इसी मार्ग से है और मेरे को काफ़ी टाइम से ये देख रही हूँ, काफ़ी गड्ढे हैं और आते जाते एक्सीडेंट वगैरह, गिरने वगैरह से भी मैं बची हूँ। और इस बारे में विधायक जी से भी बोला था एक बार, पर इस विषय में कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। और मैं चाहूँगी सरकार से कि जल्द से जल्द इस मार्ग पे। सिंचाई विभाग का कहना है कि यह मार्ग लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया जा चुका है, इसलिए उक्त मोटर मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग की तरफ से ही किया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार विभाग को अवगत कराया जा चुका है, बावजूद समस्या जस की तस है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि आचार संहिता के बाद इस जर्जर हाल सड़क की समस्या को क्षेत्र के विधायक और मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा, ताकि जल्द ही गड्ढों में तब्दील हुई सड़क की समस्या से निजात मिल सके। इस बारे में हमने काफी विभाग को अवगत कराया है कि यहाँ की जो भी समस्या है जल्दी से यहाँ का निराकरण करे, लेकिन अभी तक आचार संहिता से पहले कुछ यहाँ का अभी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है और बार बार हमने अवगत कराने की कोशिश की गई है। यहाँ की सड़क की हालत इतनी खस्ता हो रखी है कि बस कि यहाँ पे एक्सीडेंट्स काफ़ी हो चुके हैं लोगों के, तो अंदेशा का हमेशा बनाए रहता है एक्सीडेंट्स का। तो तब भी विभाग नींद से नहीं जाग रहा है, वो सो रहा है और लोगों की समस्याएं नहीं समझ पा रहा है। तो वही बात है कि हमने पूरी कोशिश की है इस बार। राजधानी देहरादून के विकास नगर में ही सड़क की स्थिति ऐसी है, जबकि सीएम से लेकर सारे मंत्री और सारे मंत्रालय देहरादून में हैं। बावजूद इस तरह की तस्वीरें अच्छी नहीं हैं। इन तस्वीरों को देखकर समझना आसान नहीं है कि राज्य के दूरस्थ इलाकों में हालात कैसे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में गर्मी तेज होने के साथ ही जंगलों में आग लगने के मामले भी बढ़ने लगे हैं, जिसमें 436 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित भी हुआ है। मुख्यमंत्री ने बैठक कर आग की रोकथाम की जिम्मेदारी अब डीएफओ को देने की बात कही है। जंगलों में आग की वजह से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा था।
उत्तराखंड में जंगल पिछले कुछ दिनों से लगातार धधक रहे हैं, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि जंगल में लगने वाली आग की रोकथाम का जिम्मा डीएफओ का है। देखिए, ये जैसे ही ये गर्मी का समय आता है, इस समय में मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होते हैं और अनेक जगह का वनाग्नि की घटनाएं होती हैं और जगह जगह पर आग लगती है। इससे नुकसान भी होता है। जहाँ वन संपदा का नुकसान होता है, वहीं हमारा तमाम प्रकार से जो पानी का जल स्तर है, अन्य चीज़ें हैं, ये सभी हमारे लिए बहुत कठिन हो जाती हैं। इसलिए हमने कहा है कि जो डीएफओ हैं, उनके स्तर पर इसकी बैठकें शुरू हों, इसके लिए लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। विशेषकर से प्रभागी वनाधिकारी जो डीएफओ हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि 24 घंटे से अधिक तक आग कंटिन्यू न हो। सब विभागों के साथ मिलकर एक समन्वय करें, जागरूकता का अभियान चलाएं, जनता को भी इससे जोड़ें और जो फायर वॉचर वगैरह हमारे रखे जाते हैं, फायर लाइनें बनाई जाती हैं, उसकी समीक्षा हो। तो आज हमने कहा है कि नोडल अधिकारी भी जिलों में इसकी बनाए जाएं। हाँ, प्रत्येक जिले में इसकी पहले बैठक हो, बैठक के बाद सब डिवीज़न पर बैठक हो, डिवीज़न के बाद रेंज में बैठक हो। तो आज हमने इस पर पूरा मंथन किया है और हमारा प्रयास है कि वनाग्नि की घटनाएं ना के बराबर हों। नहीं, वो वन संपदा का नुकसान होता है जो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है और ये घटनाएं ना हों, इसी के लिए ये सब कर रहे हैं। चमोली के कर्णप्रयाग में गौचर के सामने सभी गांव के जंगलों में आग लग गई। आग के चलते कई हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए हैं। पर्यावरणविदों की माने तो जंगल में लगने वाली आग पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। इससे वन्य जीव जंतुओं का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। यही नहीं, जंगलों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियां और औषधियां भी नष्ट होती जा रही है। इससे हिमालय खतरे में नजर आ रहा है। 2 दिनों से जो बाराकोट क्षेत्र में आग लगी हुई थी, आज बहुत ही भयानक रूप से यह राजकीय इंटर कॉलेज बाराकोट तक पहुंच गई, जिसे हमने आधुनिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए और हमारे जो पारंपरिक तरीका होता है हरी पत्तियों से उस पर प्रहार करके काबू पा लिया है। सिर्फ एक दिन में ही आग की 22 घटनाएं सामने आई हैं। इसे मिलाकर वनाग्नि की घटनाएं बढ़कर 373 से ज्यादा हो गई हैं। आग से पहाड़ धुआं हो रहे हैं। राज्य में गर्मी तेज होने के साथ ही जंगल की आग के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 1 नवंबर 2023 से अब तक जंगल में आग की 373 घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे 436 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। तो मेरा अनुरोध है वन विभाग से कि वो अविलंब संज्ञान लेते हुए इस भयानक आग को, जो देखिए वो अभी भी वहाँ पर उतनी भयंकर आग लगी हुई है, इसको बुझाने हेतु जो भी आवश्यक कदम है उसको उठाने की कृपा करें, ताकि और अधिक नुकसान से बचा जा सके। जंगलों में आग की घटनाओं के बीच लोगों का आरोप है कि वन विभाग को आग बुझाने में देरी होती है, जिससे आग विकराल रूप धारण कर लेती है और लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो जाती है। आरोप है कि वन कर्मियों के पास आग बुझाने को लेकर संसाधनों की कमी है। उनके पास सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम नहीं है, इसलिए वे अपनी जान पर खेलकर जंगल में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन आग बुझाने में नाकामयाब रहते हैं। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और हर साल जंगलों में आग लगने से भारी नुकसान होता है। गर्मियों के सीजन से पहले विभाग के अधिकारी बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन जब समय आता है तो उन दावों की हवा निकल जाती है और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ती हैं तो इसके जिम्मेदार उस इलाके के डीएफओ होंगे। उम्मीद है कि डीएफओ साहब ठीक से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।